नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादल आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज बात करेंगे क्षेत्र की अहम समस्या पर। और दोस्तों, हम एक ऐसे विषय पर भी आज बात करने जा रहे हैं जो कि गोगामेडी में गोरख टीला से संबंधित है। और इसके अलावा रूस यूक्रेन के 22वें दिवस पर युद्ध के अपडेट भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, आज क्या खास विशेष दिवस है, 27 मार्च को क्या खास होता है, इसके ऊपर फोकस करें तो 1968 को दोस्तों आज ही के दिन भूतपूर्व सोवियत संघ के विमान चालक और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन का निधन आज ही के दिन हुआ था। और विश्व रंगमंच दिवस आज मनाया जाता है, जिसको विश्व थिएटर दिवस भी हम कह सकते हैं। 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में 2002 से ये दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, 6 माह में 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। और दोस्तों, कोरोना काल के दौरान भी ऐसा समझा जा रहा था महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ी भी थी। और दोस्तों, अब जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और जो तेल पेट्रोल डीजल देने वाले देश है, कच्चा तेल देने वाले देश है, वो उसमें मशगूल है। तो दोस्तों, ऐसे में पेट्रोल डीजल की जो है भारी किल्लत होने जा रही है और पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कुल मिला के भारत में भी 6 माह में 5वीं बार इसके दाम बढ़े हैं। राजस्थान में तो ऑलरेडी पहले से ही दोस्तों इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। और राजस्थान सरकार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स भी वसूलती है, इसीलिए यहाँ कुछ रेट अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है और पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इसके अलावा हम अगर बात करें, आज से भारत में हवाई उड़ानें खोल दी गई है दोस्तों। चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए हवाई उड़ानें आज से शुरू हो रही है। और इसी के अलावा दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान की गद्दी पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। और कल 28 मार्च को दोस्तों इसके लिए विश्वास मत पर वोटिंग होगी और देखना है कि उस वोटिंग में क्या होता है। इमरान खान की सरकार दोस्तों अल्पमत में बताई जा रही है। 24 से 27 सांसद उसके विपक्षी पार्टियों का जो एक गठबंधन बना है, एकजुट हुए हैं दोस्तों, उसमें मिल गया है बताया जा रहा है। और 172 जहां बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए, वहां नवाज जो इमरान खान की पार्टी है उसके साथ 160 भी सांसद नहीं है दोस्तों। तो कुल मिला के सरकार गिरनी तय है। और आज इस्लामाबाद में इमरान खान ने रैली बुलाई हुई है और ये इमरान खान की एक प्रकार से अंतिम रैली बताई जा रही है। इसमें भीड़ उमड़ रही है और जहाँ तक के हम आपको जब समाचार कह रहे हैं तो दोस्तों उस समय वो रैली पाकिस्तान में चल रही है या परवान पर है या पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, ऐसी रैली का क्या औचित्य है। और कुल मिला के उसके विरोधी जो विरोध में एकजुट हुआ है पूरा पाकिस्तान, विरोधी दल एक मंच पर आए हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम सहित सभी पार्टियां एकजुट हुई है दोस्तों, उनका भी काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में देखना है कि कल विश्वास मत में क्या होता है। पाकिस्तान की सरकार निश्चित रूप से अब जाने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अब बात करते हैं दोस्तों गोरख टीला के उस विषय पर जिसमें बलवीर नाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और बलवीर नाथ कौन है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएं। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जो वर्तमान में महंत है गोरख टीला के रूपनाथ दोस्तों, उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप बलवीर नाथ ने लगाए। बलवीर नाथ दोस्तों पिपलनाथ जो कि पूर्व महंत थे, माफ कीजिएगा, गोरख टीला गोगामेडी के पूर्व महंत थे, उनका शिष्य है दोस्तों बलवीर नाथ। उनके एकमात्र शिष्य है, एक शिष्य और थे उनके ओमनाथ, उनका देहांत हो गया बताया जा रहा है। अभी वर्तमान में सिर्फ पिपलनाथ जो पूर्व महंत थे उनके सिर्फ एक शिष्य है। और बताया जा रहा है कि बलवीर नाथ जो है वो खुद दावा कर रहे हैं कि वही रियल उत्तराधिकारी है गोरख टीला के। और जो रूपनाथ इस गद्दी पर बैठे हैं वो छल कपट से दोस्तों इस गद्दी को हथिया कर बैठे हैं। और पूरे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी बलवीर नाथ ने दिए। और नाथ संप्रदाय और साधु परंपरा के अनुसार एक प्रकार से
गुरु के चेले शिष्य ही उस गद्दी के उत्तराधिकारी होते हैं। और ऐसी यही बातें यहाँ कही गई और इसका एक हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है, इसके अलग अलग केस भी चल रहे हैं दोस्तों। तो कुल मिला के जो बलवीर नाथ ने बताया और आरोप लगाया, जो गंभीर आरोप लगाया, वो यही था कि 1990 में गद्दी मोह के चलते रूपनाथ ने गद्दी हथियाने के चलते उसके दादा गुरु ध्याननाथ, जो कि रूपनाथ के गुरु भी हैं थे दोस्तों, उनको सोते हुए पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने का प्रयास किया गया। ऐसे आरोप और गंभीर आरोप दोस्तों लगाए हैं। लेकिन उसके बाद में 307 जान से मार देने की धारा भी लगी थी। नौर पुलिस थाना में FIR भी हुई थी बताया जा रहा है, और कोर्ट से फैसला भी आया था और उनको सजा भी दी गई थी। और इस प्रकार से बलवीर नाथ ने आरोप लगाया कि रूपनाथ एक प्रकार से कोर्ट का सजा याफ्ता कैदी भी है। तो कुल मिला के दादा गुरु को जान से मारने की जब ये कोशिश हुई तो दादा गुरु बलवीर नाथ के ध्याननाथ ने दोस्तों रूपनाथ को गद्दी से निकाल दिया था, गोरख टीला से निकाल दिया था। और उसके बाद में जब पीपलनाथ ने गद्दी संभाल ली थी, ध्याननाथ का देहांत हो गया था। उसके बाद में पीपलनाथ ने गद्दी संभाली और उसके दौरान जो 12 गांव गोरख टीला के तहत आते हैं, जिनसे अनुदान एक प्रकार से मिलता था पहले गोरख टीला को, तो दोस्तों उस गांवों के लोगों द्वारा रिक्वेस्ट की गई पीपलनाथ से और रूपनाथ को एक बार फिर से गोरख टीला में जगह दी गई। उसके बाद में दोस्तों जब पीपलनाथ का देहांत हुआ तो उनके शिष्य बताया जा रहा है कि अपने आप को बलवीर नाथ, जो कि उनका शिष्य बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि मेरे हाथों से मैंने अपने गुरु पीपलनाथ की समाधि गोरख टीला में बनाई थी। और उसके बाद में जब उनका गद्दी पर उत्तराधिकारी के लिए चयन होकर उनको गद्दी पर विधि विधान से एक प्रकार से नाथ परंपरा या समुदाय के अनुसार बिठाना था, तब रूपनाथ व एक पीपलनाथ के निजी सचिव सत्यनारायण शर्मा द्वारा उनको साधु समाज को न्योता देने के लिए गाड़ी देकर उनको और उनके गुरु भाई ओमनाथ को भेज दिया गया था कि आप सभी जगह जाकर साधु समाज को न्योता दो ताकि आपको गद्दी पर विधिवत रूप से उत्तराधिकारी के तहत बिठाया जाए। और इसके बाद में दोस्तों जब वो चले गए थे बलवीर नाथ और ओमनाथ साधु समाज को न्योता देने, तो उसके बाद में आरोप लगाया जा रहा है कि पीछे से रूपनाथ जी जो महंत है वर्तमान में, वो गद्दी हटियाकर छल कपट से गद्दी पर बैठ गए। और उसके बाद में जब वो वापस आए बलवीर नाथ और उनके गुरु भाई जो चेले हैं, वो 18/12/2004 को जब वापस आए तो पुलिस द्वारा उनको पकड़वा दिया गया, यातनाएं दी गई। और उसके बाद में लगातार अब तक 18 वर्षों से ये लगातार न्याय के लिए भटक रहे हैं और कोर्टों में भी मामला चल रहा है। तो इसको लेकर दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी आज, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बहुत से सवालों के जवाब भी दिए और हमने भी उसका एक वीडियोस द्वारा उनकी पूरी कवरेज की है और वो अलग से साफ संदेश के चैनल पर डाला है दोस्तों, आप उसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे अभी रूस और यूक्रेन की ताज़ा अपडेट को लेकर दोस्तों। तो क्या है 32वें दिन की अपडेट। इस 32वें दिन की युद्ध अपडेट से पहले दोस्तों मैं आपको कस्बे के बारे में बताऊं तो सीवरेज का काम तेजी के साथ कस्बे में, बादरा कस्बे में जारी है और 5 वार्डों में लगभग अब तक कनेक्शन का कार्य सीवरेज का हो चुका है। और जो डून सागर में स्थित ट्रीटमेंट प्लांट है दोस्तों, वो सुचारू रूप से काम कर रहा है और उसमें जितने कनेक्शन अभी 5 वार्डों के हुआ है, वहाँ सुचारू रूप से जो है ट्रीटमेंट प्लांट का सीवरेज का कार्य चल रहा है। और वहाँ से अभी तक वार्डों से इनसे कोई शिकायत नहीं आई है, ये अच्छी बात है। ये एक इस प्रकार के संकेत है कि आने वाले समय में सीवरेज बादरा में सुचारू रूप से काम करेगी, इसका एक प्रमाण माना जा सकता है दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा। और दोस्तों एक चीज़ अलग से ये मैं मान सकता हूँ कि स्वरूपोत में जो दूसरी कंपनी के तहत सीवरेज का कार्य हुआ था, जो कि पुराना वार्ड नंबर 11 था, जो अभी वार्ड नंबर 17, 18, 19 का जो एरिया है, वहाँ जो कच्ची जो मिट्टी के पाइप डाले गए थे भूमि में दोस्तों, वो अभी तक उसी प्रकार से है। उनको निकालकर दोबारा से
वो पाइप डालकर जो नए सिरे से सीवरेज की कंपनी कार्य कर रही है वो पाइपलाइन डालकर अगर कार्य किया जाता है तो उसमें लगभग 2 साल से कहीं अधिक का समय फिर लग सकता है दोस्तों। तो इन वार्डों का क्या होगा, किस प्रकार से इनका समाधान किया जाएगा, जो पहले जो कंपनी काम करती थी उसके दौरान जो निर्माण के दौरान दोस्तों लापरवाहियां बरती गई उसका डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। बार बार इसको लेकर नगर पालिका की मीटिंगों में मांग भी उठती रही है और मुद्दे भी पार्षदों द्वारा भी उठाते गए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों सुचारू रूप से जो दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट है नथवाना जोड़ के पास जो तैयार हो रहा है, अभी पूरा कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है दोस्तों। ये लाइनें अभी मुख्य लाइनें जो है वहाँ तक जाने वाली उन पाइपलाइनों को अभी नहीं डाला गया है। तो कुल मिला के अभी समय कुछ लगेगा और कनेक्शन होने भी बहुत से वार्डों में बाकी है। तो कितना समय लगेगा अभी अगर वर्तमान में हम अनुमान इसका लगाए तो 1 साल से ज़्यादा तो इसमें समय लगे ही लगेगा दोस्तों। 2 साल तक का मैक्सिमम समय और लग सकता है। तो दोस्तों आज की कस्बा सीवरेज की कवरेज में इतना ही दोस्तों। अब हम बात करते हैं 32वें दिन की युद्ध अपडेट का दोस्तों। यूक्रेन और रूस के बीच अब जबरदस्त भीषण बमबारी जारी है दोस्तों और शहर दर शहर यूक्रेन का एक प्रकार से पूरा का पूरा खात्मा करने पर तुला है पुतिन रूस के राष्ट्रपति दोस्तों। कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो पोलैंड का जो दौरा एक दिन पहले बाइडेन ने किया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोस्तों, उस पोलैंड के दौरे के बाद में जो वार्सा में मीटिंग हुई थी सभी राष्ट्राध्यक्षों की और बहुत बड़ी बैठक थी दोस्तों। एक स्पष्ट संकेत ये नाटो की बैठक थी और इस नाटो की बैठक में काफ़ी समय बाद जो हुई उसमें डिसीजन लिया गया है कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन यूक्रेन में सीधे सेना भी नहीं भेजेगा नाटो। तो दोस्तों बहुत से मैसेज दिए, बाइडेन के बयान भी आए, उन बयानों को मैं जल्दी से आपको बताऊं तो नाटो की सीमाओं में घुसने की ना सोचे रूस, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है। उसका परिणाम बहुत बुरा होगा और यह युद्ध राजनीतिक नाकामी है, ये भी बाइडेन ने कहा, और लोकतंत्र के दुश्मन को हराना है। सीधा सीधा इशारा पुतिन की तरफ था और यूक्रेन के साथ पूरी ताकत से हम पूरे नाटो देश, यूरोपीय देश खड़े हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे दुनिया। दोस्तों इसमें एक गंभीर संदेश छिपा है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे दुनिया। अर्थात बाइडेन ने यह भी कहा है कि जल्दी से हफ्ता या 2-3 हफ्ते में ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। तो लंबी लड़ाई का मतलब तो दोस्तों विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है ये कदम, और परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो। और एक प्रकार से प्रतिबंध लगाने का कार्य लगातार जारी है और प्रतिबंध से रूस टॉप 20 की सूची से बाहर हो गया है, ये भी अमेरिका का कहना है। और नाटो देशों की हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे, बाइडेन द्वारा ये भी कहा गया। और यूएस ने एक प्रकार से यूक्रेन को बड़ी संख्या में सैन्य सहायता देते रहने की भी बात कही है। तो इसका अब सीधी सीधी लड़ाई में तो भाग नहीं लिया जा रहा, लेकिन सीमा पार किसी भी तरह उस यूक्रेन को सहायताएं देने का काम जो है वो नाटो देश लगातार करेगा। और व्लादिमीर पुतिन कसाई है दोस्तों, ये ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए बाइडेन ने। और यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेंगे ये तो पहले ही कह दिया, लेकिन परमाणु हमला हुआ तो पलटकर जवाब देंगे, ये यूएन के महासचिव ने चेतावनी दी है। और इसी के साथ यूरोप में लगभग 1 लाख सैनिक तैनात करने की बातें भी सामने आ रही है दोस्तों। पोलैंड में 10,500 से कहीं अधिक सैनिक तैनात किए हुए हैं, रोमानिया में 3300 और एस्टोनिया में 2000, लातविया में 1700, हंगरी में 800, बुल्गारिया में 900 आदि। इस प्रकार से जो आसपास के नाटो देश है जो यूक्रेन के नज़दीक है और रूस के आसपास है दोस्तों, उन सभी देशों में नाटो की सेनाओं को तैनात कर दिया गया है। ये इशारे क्या है, ये एक प्रकार से क्या संकेत है, क्या आने वाले समय में विश्व युद्ध हो सकता है दोस्तों। अलग मोर्चे भी युद्ध के अलग अलग वॉर जोन भी बन चुके हैं अब तक। मैं आपको बताऊं तो हुती के जो विद्रोही है यमन के दोस्तों, उन्होंने सऊदी अरब पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ वार किया।
अटैक किया, हमला किया, और उसका जवाब भी सऊदी अरब ने यमन पर एयर स्ट्राइक करके दिया है। और इसी के अलावा देर शाम को जब एयर स्ट्राइक हुई तो एक प्रकार से माहौल दोस्तों विश्व युद्ध का सा लगने लगा था। उत्तर कोरिया ने भी दक्षिण कोरिया में मिसाइल दाग दी, और जापान भी दोस्तों तैयारी कर रहा है। और जापान कौन देश है कि परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, रूस, और वो अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं। और जापान ने संभावनाएं जताई है, आशंकाएं व्यक्त की है, और खुद के लिए कहा है कि अब हमें भी सैन्य ताकत बनना होगा अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए। तो कुल मिला के जापान के कुर्ली द्वीप पर रूस का जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसके दौरान भी जापान ने चिंताएं व्यक्त की है। तो ये दोस्तों रूस ने भी इसको लेकर कदम उठाए। रूस को भी टेंशन थी जब बाइडेन दोस्तों पोलैंड के दौरे पर आए, वार्सा में मीटिंग हुई, तो रूस ने भी अंटार्कटिका महासागर में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दिए, और वहां फ्रांस ने पहले ही 5 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर रखी है। तो दोस्तों माहौल एक प्रकार से विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और अमेरिका सहित बहुत से देशों की खुफिया एजेंसियां हैं, उनका कहना है कि रूस पूरी तैयारी करके बैठा है और जल्द ही परमाणु हमला कर सकता है यूक्रेन पर। और जेलेंस्की ने भी कहा है कि परमाणु हमले की तैयारी रूस ने पूरी कर ली है, यूक्रेन पर किसी भी क्षण परमाणु बम से हमला करेगा रूस। तो दोस्तों क्या रूस सचमुच ऐसा इतना बड़ा कदम उठा सकता है? रूस ने बार बार चेतावनियां भी दी है कि अगर रूस को उकसाने की कोशिश की गई तो वो परमाणु बम से हमला कर देगा। और जिस प्रकार से बाइडेन की दोस्तों बयानबाजी हुई थी वो एक प्रकार से रूस को बकाने और उकसाने की कार्रवाई ही थी। और एक प्रकार से पोलैंड में परमाणु प्लांट लगाने की बात भी कही, और ऐसा एक समझौता भी हुआ है। तो ये समझौता भी दोस्तों कहीं ना कहीं रूस को उकसाने की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और क्या हम विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, और आगामी समय में भी हमारी नज़रें रहेगी। और विश्व के तमाम जो विशेषज्ञ हैं दोस्तों उनकी बातें भी आपको भी सुननी चाहिए, और हमारी भी नज़रें पूरे विश्व के परिदृश्य पर लगी है कि कब विश्व युद्ध का बिगुल बुझ जाए। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी आशंकाएं है और पूरे विश्व में व्यक्त की जा रही है इस वक्त। तो अब जल्दी से आज की समीक्षा में इतना ही। आपको मौसम का मिजाज बता देते हैं। आज रविवार है, संडे को मंडियों में भाव नहीं होते हैं। तो कुल मिला के 27 मार्च को आज दोस्तों 40 डिग्री टेम्परेचर रहा है आज दिन भर, और बहुत तेज गर्मी का वातावरण आज रहा। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं जरूर चली, झोंके 25 से 30 किलोमीटर के हवाओं के लगे, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, बादल बिल्कुल नहीं थे। और रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे, 32 से 37 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। हवाएं तेज चलेगी लेकिन मौसम साफ रहेगा। गर्मी की बढ़ोतरी है वो जारी रहेगी। 28 मार्च को कल गर्मी का मिजाज कैसा रहेगा, फिर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों। कल लगभग दोपहर को जो टेम्परेचर होगा वो 38 से 41 डिग्री टेम्परेचर होगा। और दिन भर कल रात को भी बिल्कुल भी बादल नहीं होंगे, आसमान बिल्कुल साफ होगा, और सुबह 24 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। वहीं दोपहर को 38 से 41 डिग्री, और शाम को भी 33 से 39 डिग्री टेम्परेचर। देर शाम तक गर्मी जारी रहेगी दोस्तों। तो 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और रात्रि को भी 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम खबरें। और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।